हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर रासायनिक बल गतिकी के क्रैश कोर्स का वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के बारे में। अर्ध आयु काल के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आपका अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। कोई भी आपको रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है और यदि वो अर्ध आयु काल पूछ रहे हैं तो इसका आपका अर्थ क्या होता है। देखिए माना हम एक अभिक्रिया मान लेते हैं, रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन रहा है आपका, ये कोई आपकी अभिक्रिया है। अब हमें यदि इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल देखना है तो अर्ध आयु काल क्या होता है? वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जो आपका अभिकारक है, यहाँ अभिकारक क्या है? आर है। अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वह समय क्या कहलाता है? आपका अर्ध आयु काल कहलाता है, जाती है। तो वह समय क्या कहलाता है? अर्ध आयु काल कहलाता है। मतलब वह समय का, देखो अर्ध आयु काल, काल का मतलब एक समय होता है, तो ऐसा काल या ऐसा समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। जैसे कि मतलब मैं मान लेता हूं ये आपकी अभिक्रिया है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि ये प्रक्रिया हो रही है आपकी 50 मिनट में संपन्न हो रही है। कितने मिनट में संपन्न हो रही है? 50 मिनट में संपन्न हो रही है। कितने मिनट में संपन्न हो रही है? 50 मिनट में संपन्न हो रही है। अर्थात जो अभिकारक है पूर्णतः उत्पाद में 50 मिनट बाद परिवर्तित हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं प्रारंभ में जो आपके अभिकारक की सांद्रता थी वो कितनी थी? 20 थी। अब यदि और उत्पाद की सांद्रता कितनी थी? 0 थी। अब 50 मिनट बाद क्या होता है कि जो आपका अभिकारक है वो पूर्णतः 0 हो जाता है और जो उत्पाद है पूर्णतः निर्मित हो जाता है, अर्थात ये कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। तो ये तो गया अभिक्रिया का एक पूर्ण काल, मतलब कि अभिक्रिया का एक पूर्ण काल। अर्थात 50 मिनट में ये 20 था, 50 मिनट में पहले 20 था, ये 0 था, 50 मिनट बाद ये 0 हो गया, 20 हो गया, था अभिक्रिया पूर्ण हो गई। यह कहलाएगा अभिक्रिया का पूर्ण आयु काल। क्या कहलाएगा? एक प्रकार से बोला जा सकता है अभिक्रिया का पूर्ण आयु काल। अब बात आती है अर्ध आयु काल क्या होगी। देखिए वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितनी थी? 20 थी। इसकी कितनी थी? 0 थी। अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब जब ये 20 से 10 हो जाएगा, जब ये 20 से 10 हो जाएगा तब हमें जो भी समय लगेगा, 20 से 10 होने में, वो क्या कहलाएगा? उसका अर्ध आयु काल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, 20 थे, 0 थे। अब 50 मिनट बाद कंप्लीट होगी। अब 50 मिनट बाद कंप्लीट होगी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये जो 20 था वो पूर्णतः 0 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा। 50 मिनट में ये पूरी तरह उत्पाद निर्मित हो रहा है। मतलब 25 मिनट में इसकी सांद्रता 20 से 10 हो जाएगी और इसकी सांद्रता 0 से कितनी हो जाएगी? आपकी 10 हो जाएगी। तो जितने समय में आपके अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? 20 थी। लेकिन 25 मिनट बाद क्या हुआ? 25 मिनट बाद क्या हुआ कि अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी? अभिकारक की 20 थी। 25 मिनट बाद इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता थी उसकी आधी हो गई। जो आपकी प्रारंभिक सांद्रता थी 20, उसकी आधी कितनी हो गई? आपकी 10 हो गई। प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई? आधी हो गई। तो इस आधी होने में जितना भी हमें टाइम लगा वो क्या कहलाएगा? आपका अर्ध आयु काल कहलाएगा। अर्थात इस एग्जाम्पल में जो आपका अर्ध आयु काल है वो कितना होगा? 25 मिनट होगा। अब मैं मान लेता हूं कि आपके अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 10 थी और आपका उत्पाद कितना था? 0 था। अब इसे 10 से 5 होने में मैं मान लेता हूं लगा आपका 10 मिनट। कितना लगा? 10 मिनट लगा। तो ये 10 मिनट क्या हो जाएगा? इसका अर्ध आयु काल हो जाएगा। अर्ध आयु काल का अर्थ होता है वह समय जिसमें
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सॉरी अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। देखिए ये थी आपकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, 10 मिनट बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब अभिकारक की सांद्रता यदि जिस समय में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है वो क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। सिंपल सा मतलब है कि ऐसा समय, जैसे यहाँ हमें 25 मिनट लग रहा था, यहाँ में कितना लगा, यहाँ पे 25 मिनट, यहाँ कितना लगा 10 मिनट। तो अर्धायुकाल का मतलब एक प्रकार से समय है, एक प्रकार से समय है जो यह बताता है कि जो अभिकारक की सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी होगी। जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 50 है, ये आपका 0 है। अब ये मैं मान लेता हूँ आपका 25 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 25 मिनट बाद, ये 25 का, ये 50 का 25 हो जाता है, 0 का कितना हो जाता है, ये 25 हो जाता है। तो ये वो समय है, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता, मतलब 25 मिनट बाद अभिकारक की जो सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो गई, आधी हो गई। अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट बाद उसकी प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो गई, आधी हो गई। क्या हो गई, आधी हो गई। तो ये समय क्या कहलाएगा, आपका अर्ध आयुकाल कहलाएगा, अर्थात वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता जो यहाँ 10 थी के आधी रह जाती है। वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। तो ये समय ही क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि अर्धायुकाल होता क्या है। देखिए अब हमने दो अभिक्रियाएं पढ़े, मतलब दो कोटियों की अभिक्रिया पढ़े थे हमने। पहले अभिक्रिया पढ़े थे हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया, और एक पढ़े थे हमने द्वितीय कोटि, एक पढ़े थे हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया भी एक प्रकार से अभिक्रिया है, मतलब उस अभिक्रिया का भी क्या निकाला जाएगा, अर्धायुकाल निकाला जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल, देखिए हमने दो प्रकार की कोटि की अभिक्रिया पढ़ी, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक पढ़े है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम देख रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या होता है। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण आया था वो वास्तव में क्या आया था। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या आया था आपका, यदि आपको अच्छे से याद हो तो वो आया था हमारा आर टी माइनस के टी प्लस आर नॉट, यही आया था हमारा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, जो कि हमें ये प्राप्त होता है। यदि आपको नहीं मालूम कि कैसे प्राप्त होता तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए तो ये होता है समाकलित वेग समीकरण। अब देखिए अर्धायुकाल का अर्थ क्या होता है कि जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। मतलब यदि मैंने अभिकारक की सांद्रता को R कहा, अभिकारक की सांद्रता को R कहा, देखिए ये क्या है आपका, ये आपका T समय पश्चात सांद्रता, तो मैं मान लेता हूं ये RT। T समय पश्चात ये क्या है, सांद्रता है, किसकी सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, और ये क्या है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। ये क्या है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता है। तो बताइए अर्धायुकाल में वास्तव में होता क्या है कि T समय पश्चात अभिकारक की जो सांद्रता रहती है अर्थात RT जो रहती है वो किसके बराबर हो जाती है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के आधी, अर्थात प्रारंभिक सांद्रता क्या है, R नॉट, प्रारंभिक सांद्रता है R नॉट की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो RT के R0/2 होने में जितना भी समय लगता है उसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल। अर्थात यदि हमें समय कितना लग रहा है, T लग रहा है, यदि अभिकारक, देखिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 थी और T समय पश्चात कितनी हो गई, RT हो गई, T समय पश्चात कितनी हो गई, RT हो गई। तो ऐसा होने में हमें कितना समय लगा, T समय लगा। कितना समय लगा हमें, T समय लगा। इसे हम स्मॉल t भी मान सकते हैं, इसे हम क्या मान सकते हैं, स्मॉल t भी मान सकते हैं। अब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से
अभिकार टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता अर्थात RT होने में यदि में टी समय लगता है तब अभिकारक की सांद्रता को आधी होने में कितना समय लगेगा, T1/2। कितना लगेगा, T1/2। अर्धायु काल मतलब आधा, अर्धायु काल मतलब आधा। देखिए काल का मतलब होता है समय, जो कि टू गया, अर्धायु मतलब 1/2 अर्थात 1/2 अर्थात T1/2 समय के पश्चात जो RT होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, R0/2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, देखिए अभिकार की प्रारंभिक सांद्रता R0 थी, R0 से RT होने तक उसे T समय लगता है, तो R0 से अभिकारक की सांद्रता आधी होने में अर्थात R0/2 होने में कितना समय लगेगा, T1/2 लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां T है, जहां जहां T है वहां क्या लिखेंगे, T1/2 लिखेंगे। जहां जहां T है वहां क्या लिखेंगे, T1/2 लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम अर्धायु काल की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ भी T1/2, यहाँ भी T1/2। और R0 के स्थान पे हमें कुछ नहीं लिखना है, वो तो प्रारंभिक सांद्रता है। RT के स्थान पे हमें क्या लिखना है, R0/2 लिखना है। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अर्धायु काल की, और अर्धायु काल में क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता जो RT है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता जो कि R0 है उसकी क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। अर्थात हमें क्या करना है, अर्थात हमें RT जो यहाँ RT है उसके स्थान पे क्या लिखना है, R0/2। यहाँ क्या लिखना है हमें, R0/2 लिखना है। यहाँ क्या लिखना है हमें, R0/2 लिखना है। माइनस के T के स्थान पे क्या लिखना है, T1/2, क्योंकि हम अर्धायु काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या जाएगा, T1/2 प्लस R0 जैसा का वैसा, R0 क्या हो जाएगा, जैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, हम इस माइनस के T को इस साइड में ला लेते हैं। तो ये माइनस का है, इस साइड में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो R0/2 प्लस के T1/2 इज इक्वल टू R0। हमने क्या किए, माइनस के T1/2 को इस साइड में ला लिया, तो माइनस का तो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करता हूं मैं, R0/2 को इस साइड में ले जा लेता हूं, तो के T1/2 जैसा का वैसा रहेगा। अब मैं ये R0 भी जैसा का वैसा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लस के R0/2 को इस साइड में ले जा रहा हूं, तो अभी इसमें प्लस में है, इस साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R0/2 क्या हो जाएगा, R0/2 मैंने इस प्लस के R0/2 को इस माइनस के R0/2 में ले जा लिया। अब देखिए हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, के T1/2 जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं आता। इसके अपॉन में क्या है आपका, 1 है। 2 और 1 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा आपको, 2 ही प्राप्त होगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ऊपर क्या हो जाएगा, 2R0 माइनस R0। यदि हम इनका एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से लेंगे हम। ओके, अब देखिए के T1/2 2R0 माइनस R0, जैसे कि 2x माइनस x कितना होता है आपका, x होता है। उसी प्रकार से 2R0 माइनस R0 कितना हो जाएगा आपका, R0 हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ 2x माइनस x बराबर x है, वैसे यहाँ 2R0 माइनस R0 क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखिए हमें अर्धायु काल निकालना था। अर्धायु काल निकालना था मतलब T1/2 की वैल्यू निकालना था। T1/2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस k को इस साइड में भेजना पड़ेगा। तो यदि मैं इस k को गुणा की परिस्थिति में इस साइड में भेजूंगा तो भाग की स्थिति में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R0 डिवाइड बाय 2, और इस k था गुणा की स्थिति में इस साइड में आ जाएगा तो भाग की स्थिति में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2k। तो ये निकल जाएगा आपका T1/2 इज इक्वल टू R0 बाय 2k, और ये हो जाएगा आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ये हो जाएगा आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ओके, यदि आपको एग्जाम में कहा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए, तो आपको यहां तक लाके रख देना है। ओके, लेकिन यहां जरा गौर कीजिएगा, जो आपका अर्धायु काल है ये क्या है आपका, ये क्या है आपका अर्धायु काल है। ये क्या है आपका, यदि आप ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका अर्धायु काल। T1/2 क्या है आपका अर्धायु काल है। R0 क्या है आपकी प्रारंभिक सांद्रता है। R0 क्या है आपकी प्रारंभिक सांद्रता है। और ये 2 और k क्या है, ये तो नियतांक है।
टू और के क्या है आपके नियतांक है। अर्थात मैं इस एक्सप्रेशन को, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धविकल की गणना कीजिए, तो आपको यहाँ तक रखना है, नीचे लिख देना है यही अर्धआयुकाल के लिए अभीष्ट व्यंजक है शून्य कोटि की अभिक्रिया का। किंतु इसे मैं आपको आगे बताऊं कि वास्तव में कहना क्या चाहता है। देखिए t 1/2, इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/2k इंटू आर नॉट, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसे मैं 1/2 के आगे लिख दिया और आर नॉट ये। अब देखिए 1/2 क्या है आपका एक नियतांक है, क्या है आपका एक नियतांक है। और आप सभी जानते हैं एक बात, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है a अनुक्रमानुपाती b, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और क्या आएगा b आएगा। अब यदि मुझे पहले से दिया हो c बराबर kd, इसका अर्थ क्या होगा कि जैसे मैं इस इक्वल और k के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, आपका अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह आ जाएगा। यदि मैं अनुक्रमानुपातिकता के चिन्ह को हटाता हूं तो बराबर और k आता है, तब यदि मैं बराबर और कांस्टेंट को हटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, अनुक्रमानुपातिकता। उसी प्रकार यहाँ भी स्थिति देखिए, आपका t 1/2 है, r नॉट है, ये दोनों क्या है बदल सकते हैं। ये किसी अभिक्रिया के लिए 25 मिनट हो सकता है, किसी अभिक्रिया के लिए 20 मिनट हो सकता है, लेकिन k तो सदैव नियतांक ही रहेगा ना, टू भी सदैव नियत ही रहेगा। r नॉट प्रारंभिक सांद्रता कुछ भी हो सकती है, 100 50, आप जो भी लेते हैं अभिकार की प्रारंभिक सांद्रता, अर्थात ये क्या है नियतांक है। मतलब इस बराबर और मैं इस नियतांक को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह मिल जाएगा। यदि मैं इस बराबर और आपके कांस्टेंट को हटाता हूं तो मुझे अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है आपका। ओके, अर्थात यहाँ से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझ में आ रही है कि जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धआयुकाल होता है t1/2, जो आपका अर्धआयुकाल होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता तक की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अर्धआयुकाल भी उतना ही ज्यादा होगा, प्रारंभिक सांद्रता जितनी कम होगी अर्धआयुकाल भी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल की गणना कीजिए, तो आपको यहां तक बस लिख देना। लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल उस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, तब आपको यहां तक नहीं करना है, इसके बाद ये वाला स्टेप भी करना है, ये वाला स्टेप भी करना है और दिखा देना है कि दोनों कैसे अनुक्रमानुपाती है। अर्थात ये इस पर निर्भर करता है, यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल किस प्रकार से निकाला जाता है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।